नमस्कार, मैं गौतम प्रसाद आज नए जोश और नए जज्बे के साथ फिर एक बार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी 2020-22 जीके में। और मैं आज क्लास शुरू करने से पहले आज का मैं एक वृत्तांत आपको सुनाना चाहता हूं, क्योंकि मैं आज कालिदास के बारे में पढ़ रहा था। कालिदास के बारे में पढ़ रहा था तो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे चीज़ लगा, इसलिए मैं आज बता रहा हूं। कालिदास के बारे में पढ़ रहा था तो एक जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ वहाँ से निकल कर आई वो ये आई कि आप लोगों में से बहुत से लोग जानते होंगे, मैक्सिमम लोग जानते होंगे कि कालिदास जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को वो काट रहे थे। तो बहुत लोगों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुके नहीं और उस डाल को वो काटते रहे और अंततः वो गिर पड़े। तो मेरा यहाँ पे ये वृत्तांत सुनाने का तात्पर्य क्या है? मेरा ये वृत्तांत सुनाने का तात्पर्य यह है कि कालिदास जो जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं, और वो अगर जो संस्कृत के महान प्रख्यात और प्रखंड पंडित बन सकते हैं तो हम लोग तो उनसे होशियार हैं। ये चीज़ आप लोग जान लीजिए, हम लोग उनसे होशियार हैं। बात अगर जो फंस रही है तो सिर्फ बात फंस रही है सोच की, समझ की, और आप कितना मेहनत करते हैं उसकी। तो हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ आइए। मैं अपने इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको यूपीएससी के सिलेबस के बारे में चर्चा किया था। मैं आज प्रथम क्लास अपना लेकर आया हूं इतिहास का। इतिहास के बारे में आज हम जानेंगे, इतिहास क्या होता है, इतिहास के कितने चरण हैं। वैसे आज का क्लास हम जो है प्राचीन इतिहास के इंट्रोडक्टरी क्लास से शुरू करेंगे, और यहाँ पर हम बताएंगे कि कितने दिन में ये क्लास हमारा समाप्त होगा और किस प्रकार से हम लोग पढ़ाएंगे, और उसके बाद से हमारा जो है मध्यकालीन इतिहास कैसे हमारा चलेगा, फिर हमारा मॉडर्न इंडिया कैसे चलेगा। ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए आज हम अपना क्लास शुरू करते हैं प्राचीन इतिहास से। प्राचीन इतिहास में भी हम खास करके प्राचीन इतिहास तो पढ़ेंगे ही, लेकिन उसमें हम सभ्यता और संस्कृति को लेकर भी चलेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए हम शुरू करते हैं कि किस प्रकार से हमारा आगे का क्लास होगा, कितने दिन में हम क्लास ख़त्म करेंगे, किस प्रकार से हम पढ़ाएंगे क्लास को, उसके बारे में एक हम विस्तृत चर्चा यहाँ पे करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने क्लास को। हमारी क्लास जो होगी वो होगी प्राचीन भारत संस्कृति एवं सभ्यता। प्राचीन भारत संस्कृति एवं सभ्यता। प्राचीन भारत संस्कृति एवं सभ्यता शुरू करने से पहले जो है हम थोड़ा इतिहास के बारे में जानेंगे। इतिहास किसे कहते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट का वक्त लगेगा। इतिहास वैसे तो क्रमबद्ध स्टडी को भी इतिहास कहते हैं। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग इसकी व्याख्याएं दी हैं। जो बीत गया वो इतिहास भी कहा जाता है, और इतिहास को हमारे इतिहासकारों ने कालक्रम में बांधने की कोशिश की है, लेकिन मेरा मानना है कि इतिहास को कालक्रमों में नहीं बांधा जा सकता है। इतिहास को कालक्रम में बांध कर इसलिए पढ़ा जाता है ताकि हमको उसमें सुविधा हो, और सुविधा के साथ साथ हमको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। इसलिए इतिहास को 3-4 सेक्टर में बांध कर पढ़ा जाता है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और मॉडर्न इंडिया, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री। इस प्रकार हम 4 सेक्टर में बांध कर इसको पढ़ते हैं। तो हम आज शुरू कर रहे हैं प्राचीन भारत संस्कृति एवं सभ्यता। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे हम इस क्लास को आगे बढ़ेंगे, लेकर कितने दिनों में हम क्लास ख़त्म करेंगे। वैसे हमारा जो ये क्लास लगभग होगा वो मान के चलिए कि ये जो हमारी क्लास होगी लगभग 20 से 25 क्लास इसमें होगी, जिसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कराया जाएगा, और इसमें 20 से 25 क्लास में ये क्लास ख़त्म हो जाएगी। और ये वीडियो मैं बता रहा हूँ आपको इतना हेल्पफुल होगा कि आप इसका उपयोग यूपीएससी में, बीपीएससी में, यूपीपीसीएस और आरपीएससी में करेंगे। आज का मैं पहला क्लास लूँगा, उसके बाद से आप जाकर देखिएगा इस सिलेबस को कि उस सिलेबस से बियॉन्ड कभी क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं जाता। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरा पढ़ाया 100% आ जाएगा, लेकिन मैं ये ज़रूर दावा करता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो आइए एक हम सिनारियो यहाँ पे बनाते हैं और एक हम सिलेबस के रूप में समझते हैं कि हमको क्या पढ़ना है प्राचीन इतिहास में और कैसे कैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी। तो मेरे साथ साथ आप लोग चलिएगा और कैसे हम पढ़ाएंगे इस क्लास को ये देखिएगा। हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसमें सभ्यता के बारे में, और सभ्यता में भी हम 2 सभ्यता की यहाँ बात करेंगे।
अमूमन वैसे तो कई सभ्यताएं हैं, लेकिन हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें से 2 सभ्यताओं में हम पढ़ेंगे। पहला सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। दूसरा है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में भी वैदिक और वैदिकोत्तर 2 होता है, इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हम सभ्यता के पढ़ने के बाद हम धर्म के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे सभ्यता के बाद धर्म का अस्तित्व आया। तो धर्म में भी हम बेसिकली 3 चीज़ों को पढ़ेंगे, जिसमें आपका है बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हमारी ब्राह्मण धर्म व्यवस्था उस समय थी। चूँकि सनातन परंपरा तो आ रही थी, लेकिन उस समय ब्राह्मण धर्म जो है, ब्राह्मणवाद हावी था, इसलिए ब्राह्मण धर्म के रूप में यहाँ पर इसकी भी चर्चा हम करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है इस चीज़ का। उसके बाद फिर यहाँ से आप आएंगे तो देखेंगे कि जब जैन और बौद्ध पनपा, यहाँ से जैन धर्म और बौद्ध धर्म जब आया, बौद्ध धर्म से क्या हुई कि चीज़ें अस्थायी होने लगी। कृषि में आपका अधिशेष आने लगा। जब कृषि में अधिशेष आने लगा, आर्थिक व्यवस्थाएं मजबूत होने लगी, तो जीवन अस्थायी तौर पे बसने लगा। तो यहीं से राजनीति का कॉन्सेप्ट आता है, यहीं से राज्य का कॉन्सेप्ट आता है। तो हम राजनीतिक विकास के बारे में भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। और राजनीतिक विकास में हम पढ़ेंगे मौर्य काल, चूँकि यहीं से हमारा मौर्य काल से ही हमारा माना जाता है कि एक अस्थायी रूप से जो हमारा राजनीतिकरण होने लगा, यहाँ से यहीं से होने लगा मौर्य काल। उसके बाद मौर्य काल के बाद हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे। मौर्योत्तर काल के बाद हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल, और इसी में फिर आगे हम पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल। इसको पढ़ने के क्रम में हम लोग इसको राजनीतिक व्यवस्था के क्रम में पढ़ेंगे। चूँकि देखिए मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में इनकी सैनिक व्यवस्था, इनकी समाज कैसी थी, इनका रहन सहन कैसा था, इनका आर्किटेक्ट कैसा था, इनका सिक्का कैसा था, इनका व्यापार कैसे था, इसकी चर्चा भी हम अलग से करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम राजनीतिक दृष्टिकोण को ज़्यादा रखकर चलेंगे और इसको पढ़ेंगे। अब इसको पढ़ने के लिए जो हमको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो होता है स्रोत। स्रोत क्या होना चाहिए हमको? स्रोत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है स्रोत। आप देखेंगे कि प्राचीन इतिहास में अगर जो यूपीएससी के भी आप एस्पिरेंट हैं तो देखेंगे वहाँ पे स्रोतों से मेंस में भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपसे पूछता है कि अलबरूनी का जो है यात्रा वृत्तांत के बारे में आप भारत का क्या कथन है, या पूछता है मेगास्थनीज के बारे में बताइए आप, या आपसे पूछता है कि मिनहाजुस सिराज का ध्यान में रखते हुए आप उसकी चीज़ें बताइए। तो स्रोत यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसमें कई प्रकार के स्रोत आते हैं। यहाँ पे आप इसको देखिएगा ज़रा, और मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ और आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्रोत में भी कई प्रकार के स्रोत हैं, जैसे एक हो गया नंबर 1 पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में भी अभिलेख हो गया और खंडहर हो गया। इसमें हम देखेंगे खंडहर और अभिलेख। अभिलेख में भी ये 2 प्रकार के हैं। अभिलेख भी यहाँ पे 2 प्रकार के हैं, शिलालेख और धातुलेख। यहाँ पर अभिलेख भी 2 प्रकार के हैं, शिलालेख और धातुलेख। धातुलेख से संबंधित मैं ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ। धातुलेख जैसे ताम्र पाषाण हो गया, ताम्र पत्र हो गया, चलता था उस समय। शिलालेख जैसे पत्थर पे अपना कुछ गुदवाते थे। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अशोका ने कई जगह पे पाषाण खुदवा के उस पर अपना पूरा शिलालेख करवाया था। धातुलेख में ताम्र उस समय सबसे ज़्यादा प्रचलित था। तांबे पे भी देखते थे कि कई लेख आते थे, कई चीज़ आते थे।
और धातु लेख में एक है स्तंभ लेख है और एक है ताम्र लेख। स्तंभ लेख एक है ताम्र लेख। ताम्र लेख की चर्चा हम कर चुके हैं। स्तंभ लेख जैसे आप देख सकते हैं कि आप लोग कुतुब मीनार अगर जो गए होंगे या लुम्बिनी नेपाल के किनारे जो रहा होगा, वहाँ पे भी स्तंभ लेख है, वो भी धातु का बना हुआ है। और उसके बाद आप चले जाएंगे कुतुब मीनार में तो वहाँ पे भी धातु का लेख है। उसके बाद आप जो आएंगे स्रोतों में तो साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत भी दो प्रकार के हैं, एक है धार्मिक साहित्यिक स्रोत, एक है धर्मेतर साहित्यिक स्रोत। धार्मिक साहित्यिक स्रोत में जैसे कि हम पढ़ेंगे वेद के बारे में, ऋग्वेद हो गया, अर्थवेद अथर्ववेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया। वेदों के बारे में पढ़ेंगे, मत्स्य पुराण हो गया और कई पुराणों के बारे में पढ़ेंगे। धर्मेतर साहित्यिक स्रोतों में जैसे आप मेगास्थनीज का इंडिका ले लीजिए, उसके बाद आप चंद्रगुप्त का अर्थशास्त्र ले लीजिए, कौटिल्य पंडित का, इसमें इस चीज़ में आ जाएगा। उसके बाद विदेशी यात्राओं का वृत्तांत भी हम लोग पढ़ते हैं। विदेशी यात्राओं के वृत्तांत से हमको इतिहास समझने में, प्राचीन इतिहास समझने में और उस समय के जीवन को समझने में सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला है। और सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन मेंस में भी पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ में प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है। विदेशी यात्राओं का वृत्तांत यहाँ रहेगा, विदेशी यात्रियों का वृत्तांत यहाँ रहेगा, विदेशी यात्री। जैसे कि अब विदेशी यात्री में मेगास्थनीज हो गया, इब्न बतूता हो गया, फैयान हो गया, ये कई प्रकार के यहाँ पे आए। और मिनहाजुस सिराज हो गया। तो कई प्रकार के यात्री यहाँ पे आए और इसका स्रोत भी पूछा जाता है कि उनके स्रोत से क्या है। जैसे मध्यकालीन इतिहास में आप जाएंगे तो इब्न बतूता, बर्नी और ये सब बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और वही एक स्रोत है जिसके द्वारा हम उस समय के सुल्तानों को समझ सकते थे। और फिर उसके बाद जो एक स्रोत आता है वो है हमारा सिक्का। सिक्के के बारे में हम पढ़ेंगे कि आहत सिक्के क्या होते हैं, आहत सिक्के कैसे करते थे। उसके बाद सोने के सिक्के कैसे चले, हिंद एवं शासकों ने सबसे ज़्यादा जो है किस प्रकार से सोने के सिक्के चलाए और कनिष्क ने किस प्रकार 24 कैरेट शुद्ध सोने का सिक्का चलाया था। तो यहाँ सिक्कों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हमारा स्रोत हो गया जहाँ पे हम लोग इसको पढ़ेंगे। पुरातात्विक स्रोत में खंडहर, अभिलेख, शिलालेख, धातुलेख, स्तंभ लेख। साहित्य में धार्मिक स्रोत, धर्मेतर स्रोत, विदेशी यात्राओं का वृत्तांत और सिक्का, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर आप जब इतना पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ से जब इतना चीज़ें आप पढ़ेंगे तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आता है। और बिल्डिंग्स के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। ऐसा नहीं कि बिल्डिंग्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, उनके आर्किटेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, उनके रचना के बारे में पढ़ेंगे, उनके समाज के बारे में पढ़ेंगे। और यही सिनारियो लेकर एक हम अपनी क्लास में चलेंगे जो कि 20 से 25 क्लास में आपका समाप्त हो जाएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा जाएगा। सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता, यहाँ से तो हम शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहला क्लास हमारा होगा पाषाण काल से। पाषाण काल से होगा, पाषाण काल से के बाद से हम सिंधु पर आएंगे, सिंधु के बाद से हम वैदिक पे आएंगे, उसके बाद बौद्ध, जैन, ब्राह्मण। लेकिन हम आपको बता दें कि हमारे क्लास जो होगी वो हम कॉम्पिटिटिव स्टडी पे फोकस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे छोटा सा मैं एग्जाम्पल बता दूँ कि आपको कि किस प्रकार से क्लास आगे बढ़ेगी। ये नहीं कि जो मन कर रहा वही पढ़ रहे हैं, जो मन कर रहा वो पढ़ने से नहीं काम चलेगा। जो मन कर रहा है वो पढ़ने से भाई साहब काम नहीं चलेगा। जैसे मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ देखें कि नहीं आप लोग? मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ देखे हैं? क्या कहते हैं रतिशंकर शुक्ला, काखा गाघा पढ़े होते तो आज बच जाते। काखा गाघा किसको आता था? गुड्डू पंडित को आता था, वो बच गया, वो यूपीएससी क्लियर कर दिया और जिसको नहीं आया वो निपटा दिया गया। तो यहाँ पे वही पढ़ना है कि काखा गाघा कैसे है। तो काखा गाघा समझने के लिए
भाई दिल्ली में ना गर्मी बहुत पड़ रही इस समय, बहुत ज़्यादा। एसी भी काम नहीं कर रहा है, पंखा भी काम नहीं कर रहा है। आप लोगों को भी गर्मी लगती होगी। इतना मेहनत से हम वीडियो बना रहे हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब तो करते ही रहिएगा, हैं। आइए हम बताते हैं कैसे कंपैरेटिव स्टडी हम लोग करेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल, इसको मान लीजिए है। आप जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पे कि जो जाति व्यवस्था थी, वो जाति व्यवस्था हमारी जो थी वो कर्म के आधार पर हमारी जाति निर्धारित होती थी। कर्म के आधार पर जाति का निर्धारण, कर्म के आधार पर जाति का निर्धारण होता था। लेकिन उत्तर वैदिक सभ्यता में जब हम जाएंगे, उत्तर वैदिक सभ्यता जब इसका डिक्लाइन होने लगता है, तो आप देखेंगे कि जाति जो है ये कर्म के आधार पर ना होकर के जन्म के आधार पर हो जाती है। तो जब हम यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं हमको करना है, बस ये जो चेंजेज हुआ है कि यहाँ पे कर्म के आधार पे था और यहाँ पे जन्म के आधार पर हुआ। तो इससे क्या होगा, जब आप पढ़ेंगे तो इससे जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ चीज़ें बदली कैसे। और एक प्रकार से जब आप कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं तो फिर आपको मेंस में भी दिक्कत नहीं होगा। वैसे ही आप देखेंगे कि इस समय अर्थव्यवस्था, जैसे कि आप देख लेंगे कि बौद्ध काल से पहले अमूमन जो हमारी जीवन थी वो अस्थाई नहीं थी। लेकिन बौद्ध क्रम में क्या होता है, बौद्ध काल से क्या होता है कि आप जब यहाँ छोटा नागपुर के पठार में जाते हैं तो यहाँ पर क्या मिलता है, लोहा प्लस कोयला मिलता है। और यहीं से इतिहास एक नया मोड़ लेता है, जहाँ पर लोहा और कोयला के मिलने से कृषि अधिशेष होता है। कृषि जब अधिशेष होता है यहाँ से, तो कृषि अधिशेष होने से क्या होता है, लोगों के पास खाने के बाद भी चीज़ें खाद्यान्न उपस्थित होता है। और यहाँ पे कृषि जब अधिशेष होता है तो यहीं से आपका जो है राज्य का कॉन्सेप्ट आता है। और राज्य का कॉन्सेप्ट जब यहाँ से आता है, जीवन अस्थाई होने लगता है। तो यहाँ से हम जो लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो है जीवन अस्थाई हुआ, किस प्रकार से लोहा और कोयला ने मिलकर एक नई क्रांति, रेवोल्यूशन ले आया। जैसे 1757 की जिसे क्रांति को कहते हैं युग विभाजक। इंडिया के इतिहास में 1757 की प्लासी का युद्ध कहते हैं, ये युग विभाजक है। उसी प्रकार 6वीं शताब्दी में लोहा और कोयला के खोज ने एक युग विभाजक घटना किया। कृषि अधिशेष आया और राज्य का कॉन्सेप्ट आया और यहीं पर मगध का जन्म होता है। तो इस प्रकार से हम कॉन्सेप्ट और प्लस फैक्ट और उसके बाद दोनों को लेकर हम चलेंगे। उसके बाद आप देखेंगे जैसे पाषाण काल में ही देख लीजिए, पाषाण काल में उच्च पाषाण, निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल, ये 3 विधियां आप देखते हैं पाषाण काल में, जिसमें देखते हैं कि शुरुआत में जो जीवन है वो घुमंतु समुदाय यहाँ हमारा ज़्यादा था। घुमंतु के बाद यहाँ पर मध्य में आते हैं तो देखते हैं कि पहाड़ और कंदराओं में जीवन यापन करने लगे। और उच्च पाषाण काल आते आते जीवन एक तरह से अस्थाई लेने लगता है मोड़ और यहाँ पर कृषि होने लगता है। इसी प्रकार आप ऋग्वैदिक काल में जब देखेंगे तो यहाँ पशुपालन महत्वपूर्ण था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या है, आपका पशुपालन महत्वपूर्ण ना होकर कृषि महत्वपूर्ण हो गया। तो कुल मिला कर मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कंपैरेटिव स्टडी करने से आपको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। चूँकि वो किसी प्रकार से भी क्वेश्चन को घुमाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ ले रहा है कि ऋग्वैदिक काल से
लेकर उत्तर वैदिक काल में हुए परिवर्तनों को परिभाषित कीजिए और अपने उत्तर में अंकित कीजिए। लीजिए, कौन पढ़ाया भाई, कौन टीचर पढ़ाया हमको ज़रा बताइए तो। आप किताब भी पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आपको कोई गाइड करेगा तो यहाँ पर मैं गाइड करने का आपको काम कर रहा हूँ और इसीलिए कह रहा हूँ कि किस प्रकार से आप पढ़ेंगे, किस प्रकार से हमारी क्लासेस चलेंगी। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ कि कैसे कैसे चेंजेज होते हैं। चेंजेज को हमको पकड़ना है, जो चेंजेज को पकड़ ले गया वही महान है, वही समझ सकता है चीज़ों को, वही क्लियर कर सकता है चीज़ों को। जैसे सबसे पहले क्या था, पत्थर, जिसको प्रस्तर भी कहते हैं, आगे बढ़ा तांबा, और आगे बढ़ा कांसा, और आगे बढ़ा लोहा। पत्थर, तांबा, कांसा और लोहा। ये लिखने का मेरा तात्पर्य क्या है? मेरा तात्पर्य है कि पाषाण काल में जब आप जाएंगे तो पत्थरों का औजार यहाँ पर यूज हुआ। शुरुआत में बड़े पत्थर, उसके बाद कालक्रम कुछ बीतता गया तो छोटे पत्थर, मीजोलिथिक जिसे कहते हैं, उसके बाद और छोटे छोटे पत्थरों का उपयोग होने लगा। उसके बाद जब हम आते हैं तो यहाँ पर तांबे का उपयोग होने लगता है सिंधु घाटी सभ्यता में, और यहाँ से कृषि का उतना अधिशेष नहीं मिलता है। देखते हैं यहाँ पर व्यापार ही प्रमुख रहता है। तांबे से जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है कांसे में तो यहाँ से कुछ कुछ कृषि के अधिशेष आने लगते हैं, और जब लोहा आता है तो ये पूरा परिदृश्य बदल जाता है यहाँ से, और कृषि अधिशेष आने लगता है, और यहीं से राज्य का जन्म होता है। तो यहाँ से इस प्रकार से हम लोग कॉम्पिटिटिव स्टडी करेंगे और पढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे, बताएंगे। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है, आप सेल्फ मोटिवेटर बनिए। मैं आपको मोटिवेट करूँगा, आप 1 दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, 3 दिन पढ़ेंगे, 4 दिन पढ़ेंगे, 5वें दिन में भाग ससुर डेली तो वही बोलता है। ये जाएगा गांधी विहार, नेहरू विहार, चाय पिएगा, सुट्टा लड़ाएगा, अतुल्यमान पे जाएगा। ऐसे नहीं होगा। आग खुद के भीतर लगानी पड़ती है, तब आग लगता है, और आग खुद के भीतर लगाना पड़ेगा। आग खुद के भीतर लगाना पड़ेगा। कुछ नहीं मन कर रहा है, कुछ नहीं मन कर रहा है, अरे भाई क्रिकेट खेलाओ, क्रिकेट खेलो, शरीर कुछ हष्ट पुष्ट होगा कि नहीं होगा। लेकिन नहीं, सोएंगे, रात में 3 बजे सोएंगे, सुबह 12-1 बजे उठेंगे, फिर चाय पिएंगे, फिर 3 बजे सोएंगे, फिर 6 बजे उठेंगे। कैसे होगा भाई? आपको कोई नहीं समझा सकता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप खुद मोटिवेटर बनिए, अपने अंदर खुद जुनून पैदा करिए। आपको नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, जिस चीज़ में मन लग रहा है वो चीज़ करिए, लेकिन करिए। खाली बैठने से कुछ नहीं होगा। और ये आपका गोल्डन एरा है, या 21 साल से लेकर 30 साल का जो एज होता है वो बहुत क्रूशियल होता है। उसमें आदमी या तो बनता है या तो बिगड़ जाता है। बस मैं यही इतना कहना चाहूँगा। और कल से मेरी पहली वीडियो आएगी इस पर, जिसमें हम पाषाण काल से ये क्लास शुरू करेंगे। और मैं आपसे भाई इतने गर्मी में वीडियो बना के भाई दे रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो मेरे लिए लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को मोटिवेट करें कि देखिए। और हमारे बाल बच्चे भाई आपको दुआ देंगे, लाइक सब्सक्राइब बढ़ा देंगे तो। और लास्ट में मैं एक आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप कमेंट सेशन में उसे जाके बताइएगा। प्रश्न तो वैसे बहुत आसान है कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं। आज पहला क्लास है, पहला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहते हैं। और एक क्वेश्चन लास्ट में मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि लोहा और कोयला जो आपका छोटा नागपुर के पठार में मिला या झारखंड में मिला, कुछ भी कह लीजिए, लोहा और कोयला ने किस प्रकार से 6वीं शताब्दी में पूरे इतिहास को बदल कर रख दिया, और वो एक युग विभाजक घटना होकर सामने आई। आप इस चीज़ को मेरे लाइक कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। इसके बारे में मैं कल चर्चा करूंगा, लेकिन मैं आपसे आशा करता हूं कि इसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में बताइएगा कि लोहा और कोयला ने मिलकर किस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था को एक अस्थायी रूप दे दिया, और किस प्रकार इसने जो है एक युग विभाजक का काम किया भारत में, और यहाँ से जाकर इतिहास का पन्ना पलट गया। तो बस यहीं पे अपने वाणी को विराम देता हूँ, और
मेरे चैनल को आप फिर से कह रहा हूँ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।